हैं जो कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 44.40 है। सुबह से ही बूथ पर वोटर्स की लाइन लगी है। महिलाओं और बुजुर्गों में खास उत्साह है और भागीदारी नजर आ रही है। इस उपचुनाव में 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनका फैसला 3,70,000 वोटर करने वाले हैं। हालांकि महामुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करा दी हैं। वोटिंग के बीच सपा अध्यक्ष ने एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग को इन तस्वीरों पर संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के ID कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव जारी है। 20 से ज्यादा शिकायतें अभी तक समाजवादी पार्टी दर्ज कर चुकी है। यहां पर अगर कैंडिडेट की बात करें तो 10 कैंडिडेट हैं, यानी कि हालांकि महामुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बताया जा रहा है। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 3,70,829 वोटर्स हैं, जो कि यहां पर प्रत्याशियों के भविष्य को तय करेंगे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है जिसमें लगातार वोटिंग जारी है, लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि महिलाओं में, बुजुर्गों में खासा उत्साह इस उपचुनाव को देखते हुए दिखाई दे रहा है और उनकी भागीदारी भी बड़े स्तर पर यहां पर सुनिश्चित है। दूसरी तस्वीर में देखिए सपा के आरोप हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट हो जिसमें उन्होंने SSP की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि यहाँ पर पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी खुद यहाँ पर लोगों का पहचान पत्र चेक कर रहे हैं और इससे भय उत्पन्न होता है। ऐसे में ये लोकतांत्रिक अपराध है। तो सपा के आरोप हैं और ये भी जानकारी है कि अभी तक सपा अलग अलग जगहों पर 20 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज करा चुकी है। एक पत्र भी आप देख सकते हैं जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई है और ये कहा गया है कि यहां पर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, मिल्कीपुर का ये उपचुनाव, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ रहा है, इसका कैसे आकलन किया जाए? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो शिकायतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है और चुनाव का ये रंग मिल्कीपुर में क्या कुछ बयां कर रहा है? नहीं, देखिए अभी आपको बता दें, मिल्कीपुर में जो है सुबह से मतदान शुरू हो गया। 7 बजे से 9 बजे तक के जो है वो आपने देखा था कि वहां पे 13% वोटिंग हुई। उसके बाद में जो है 29% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 11 बजे 1 बजे तक के ये आकलन किया गया है, जो रिपोर्ट निकल के आई है कि 44% मतदान हो चुका है। देखिए ये जो जिस तरह से मतदान हो रहा है, माना जा रहा है कि ये शाम के 5 बजे के बाद तक के वोटिंग होती रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से 5 बजे तक के मतदान का समय दिया गया है, लेकिन जो कतार में खड़े होंगे वो वोटिंग जब तक नहीं कर लेंगे तब तक मतदान होता रहेगा। ये माना जा रहा है कि ये 60-65% जो है वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग पैटर्न जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां मिल्कीपुर में पूरी ताकत अपनी लगा दी थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत लगा दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर में जो है अवधेश प्रसाद उस सीट से विधायकी लड़ते हुए आते थे, 9 बार के विधायक रहे, तो एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है, जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहां मिल्कीपुर में जो 3 लाख से वोटर ज्यादा है, उनको अलग अलग तरीके से साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेता लगा दिए थे, चाहे खब्बू तिवारी हो या विजय सिंह का थे, तमाम ऐसे नेता थे जो वहां पे लगाए गए थे। दूसरी चीज ये लल्लू सिंह जी के नाम भूल गया था, लल्लू सिंह जो है वो भी लगाए गए थे। दूसरी चीज आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पे सभाएं कर रहे थे और मुख्यमंत्री जिस तरह से वहां नजर बनाए थे। देखिए सुबह से मतदान तो हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही निष्पक्ष और जिस तरह से पारदर्शिता से होगा, वो चीज देखिए उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी लगातार आरोप लगाती रही। सुबह से मतदान जब से चालू हुआ है अब तक 20 से ज्यादा शिकायतें ट्विटर के माध्यम से एक्स पे पोस्ट अखिलेश यादव कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग को पत्र भी तुरंत लिख के भेजा जा रहा है सपा की तरफ से।
तमाम ऐसी सोशल साइट है जहां से चुनाव आयोग से जो है कंप्लेनें की जा रही है कि मिल्कीपुर में महिला जो मुस्लिम आ रही है उनका जो ऊपर का ढाटा होता है नकाब का वो हटा के उनका चेहरा खोल के कहीं ना कहीं पहचान की जा रही है। वोटरों में भय पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम कर रहा है। ऐसे तमाम जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक आरोप लगाया गया कि अवधेश प्रसाद जो है कहीं ना कहीं वहां के 9 बार के विधायक है और वो वोटरों को दबंगाई करके जो है डरा रहे हैं, धमका रहे। तो तमाम देखिए आरोप जो है इधर से भी लग रहे हैं, उधर से भी लग रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव जो है उसको लेके पूरा देश नजर बनाए हुए आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, कहीं भी उठा लीजिए सिर्फ मिल्कीपुर की बात हो ठीक रही, बात है। क्योंकि ये चुनाव जो है वो मिल्कीपुर का अयोध्या से ज्वाइंट है और अयोध्या जो है वहाँ राम मंदिर है। राम मंदिर की वजह से जी जी जी। ये चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या से जो है अवधेश प्रसाद जो है वो लोकसभा सीट जीत गए थे। उसके बाद में मिल्कीपुर सीट जो है वो खाली हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी प्रतिष्ठा का ये सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा चुकी है। और आज देखिए सारा जो मामला है वो कह लीजिए जनता के पाले में, बॉल जो है जनता के पाले में जा चुकी है। जनता मतदान करेगी, किसको जिताएगी ये जनता ही जानती है। आज मतदान हो रहा है, मतगणना 8 तारीख को होगी। 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा कि मिल्कीपुर की जनता ने मिल्कीपुर की गति किसके हवाले किया। जी रवि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राशिद कि आज जनता का दिन है और जनता तमाम उन वादे और दावों को देखते हुए आज अपने मत का प्रयोग कर रही है। और आपने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर ये कहा गया है कि अवधेश प्रसाद जो कि 9 बार के एमएलए यहाँ पर रह चुके हैं, उनकी ओर से भी दबाव बना, यानी कि आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है वो मतदान से पहले तो दिखाई दे रही थी, लेकिन मतदान के दिन भी वो जारी है और जनता अपना काम कर रही है कि किसको अपना आशीर्वाद देना है। 10 कैंडिडेट यहाँ पर राशिद चुनावी मैदान में हैं। महामुकाबला आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन जो अन्य 8 हैं वो किसका समीकरण बिगाड़ सकते हैं? क्या उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मजबूत दावेदारी पेश जिन्होंने की और वो दिखाई भी दे रहा हो उनके चुनाव प्रचार के दौरान? उसका पूर्वानुमान हम अभी तक क्या लगा सकते हैं? नहीं देखिए रवि, आपको बता दें कि 10 कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा और बीजेपी ये इनका तो मेन मुकाबला है। दूसरी चीज अगर बात की, चंद्रशेखर आजाद हैं और रावण, उन्होंने अपनी पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी दिया था, वो भी पास ही दिया था। लेकिन उसका ज्यादा खासा असर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा 50-100 वोट। क्योंकि देखिए ये सीधा सीधा मुकाबला जो है वो सपा और बीजेपी का है, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बीच में। देखिए वहां पे पासी समाज जो है उसका दलित का वोट जो है 1 लाख के पास है। तो देखिए 9 बार से लगातार जो विधायक बनते चले जा रहे हैं, अवधेश प्रसाद, पासी वोट उन्हीं की तरफ जाता था। अगर वो वोट उनकी तरफ से अगर छिटकता है इस बार तो उनको दिक्कत हो सकती। दूसरी चीज आपको बता दें, ब्राह्मण और साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे खब्बू तिवारी को लगाया था। अगर कहीं ब्राह्मण वोट वो साध के इधर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती भरा उनके सामने आएगा। देखिए ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दूसरी चीज 8 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कोई भी अहमियत है उस तरह की चुनाव में देखने को नहीं मिल रही। बहुत ज्यादा 50 से 100 वोट, उससे ज्यादा वो नहीं जाएंगे। जी रवि, ठीक है। इस बात से तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। और जो 8 अन्य कैंडिडेट हैं उनका आपने कहा कि बहुत ज्यादा धरातल पर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में समीकरण बिगाड़ने वाली भी कोई चीजें शायद सामने नहीं आएंगी। 1 बजे तक का जो मत प्रतिशत है राशिद, वो 44% को पार कर चुका है। और आपने जैसे कि जिस बात का जिक्र भी किया कि 65%, हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 65% भी कम होता है, लेकिन पिछले चुनाव की अगर अब हम बात करें, मिल्कीपुर में जो आज तक चुनाव हुए हैं उनको अगर देखें और इस बार का जो मत प्रतिशत है ये किस ओर इशारा करेगा? अगर 65 से 70% के बीच जाता है, यानी कि ज्यादा होता है तो किस ओर इशारा है, और कम होता है तो किस ओर इशारा है? पूर्वानुमान क्या कहेगा परिणाम से पहले? नहीं देखिए रवि, आपको बता दूं कि देखिए उपचुनाव जो भी होते हैं, बहुत से हमने चुनाव कवर किए हैं और देखा अगर शहरों में अगर ये चुनाव होते हैं तो 30% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। अगर ग्रामीण में है तो ये 40 और 45 क्योंकि एक सीट का मामला ये होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई बनने और बिगड़ने वाली इससे नहीं है। तो इस वजह से मतदाता भी जो है वो आराम से अपना निकलता है, वोट दिल करता डालता है, वरना नहीं डालता है। लेकिन ये सीट ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी ने वहां पे इतना जोर लगा दिया, दम लगा दिया, उनके कार्यकर्ता जो गली गली महल्ले महल्ले घर घर घूम रहे, वो मतदाताओं को ज्यादा जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए। देखिए समाजवादी पार्टी के हाथ में एक पीडीएफ फॉर्मूला लगा हुआ है
जो पीडीएफ फार्मूले के तर्ज पे वो कहीं ना कहीं पिछड़ों को साधने में बड़ा उनको कारगर साबित होता है। लोकसभा में भी हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है वो सीट जीत के ये दिखाएगी कि देखिए हम भी संविधान को बचा के और संविधान के साथ में संविधान के मानने वाले लोग हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग जी हैं और जी हम संविधान को ज्यादा मानते हैं। तो कहीं जी ना कहीं देखिए ये मुकाबला जो है ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि वोटिंग परसेंटेज अगर 80 भी हो गई, मान लीजिए हाँ 75 हो गई, हाँ 70 हो गई, हम्म, तो किस तरह आंकड़ा, क्योंकि देखिए इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि मिल्कीपुर का जो चुनाव है बहुत ही जबरदस्त और जिस तरह से हो रहा है मतदाता अब खुलता नहीं है, किसको वोट दे के आता है और किसको बताता है ये जानकारी तक के नहीं मिल पाती है। बिल्कुल ठीक बात है राशिद। और आप ग्राउंड पर हैं, आप परिस्थितियों को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूर्वानुमान लगाना बहुत जल्दबाजी है और मत प्रतिशत के बाद किस तरीके की वहां पर चीजें बनती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। राशिद, आप नजर बनाए रखेगा। विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते और बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां पर पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले का दौरा करने के बाद संगम तट पर पवित्र स्नान भी किया। संगम में स्नान करने के बाद पीएम ने गंगा पूजन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर प्रयागराज में भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट के माध्यम से नजर आए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य ये रहा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जो बात थी उसको निहारते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। बोट के माध्यम से, जिस बोट पर लिखा हुआ था महाकुंभ 2025, उसमें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गुफ्तगू भी चल रही है कि किस तरीके की तैयारियां हैं और कैसे उनको अच्छी तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं उनके लिए तैयारियां की गई हैं। दूसरी तस्वीर संगम में डुबकी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है महाकुंभ में। संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। पूरी सुरक्षा के साथ, यहां पर पूरी तैयारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दूसरी तस्वीर में यहां पर संगम में डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद ये जो तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो है पूजा अर्चना की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है और देश प्रदेश के खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए उन्होंने मां गंगा से कामना की है। तो पीएम मोदी ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर बोट के माध्यम से लिया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम फीडबैक दिए। प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। और तीसरी तस्वीर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मां गंगा की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हालांकि बीच में कुछ अप्रिय घटनाएं जरूर हुई, लेकिन जिस तरीके की संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की उमड़ रही है वो संख्या बताती है कि ये आस्था का महाजन सैलाब है। और इस महाजन सैलाब में व्यवस्थाएं अगर कहीं पर कम होती भी हैं तो इसको लेकर सरकार का दावा है कि उनको पुख्ता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बोट के माध्यम से, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया, पूरा जायजा लिया है कुंभ क्षेत्र का। उसके बाद संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में भ्रमण किया। ये भ्रमण बोट के माध्यम से हुआ। उनके साथ जानकारी देते हुए इन तस्वीरों में, पहली तस्वीर में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। आसपास अधिकारी और सुरक्षा बलों का घेरा है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की संगम में डुबकी लगाने की है, जहां पर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, मां गंगा का आचमन किया। तीसरी तस्वीर पूजा अर्चना की है, जहां पर मां गंगा की पूजा कर देश की सुख, समृद्धि और शांति की उन्होंने कामना की है। सकुशल महाकुंभ संपन्न होने की भी मां गंगा से कामना की। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में आस्था देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की।
विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज महाकुंभ में आना, पूजा अर्चना करना, बोट के माध्यम से निरीक्षण करना, आस्था की डुबकी और मां गंगा की पूजा, ये तमाम चीजें रही। किस तरीके का परिदृश्य उस वक्त देखने को मिला है और प्रयागराज महाकुंभ में किस तरीके की रौनक अब कुछ ही दिन बाकी है देखने को मिल रही है? जी रवि, सवाल को एक बार और दोहरा दें। जी घनश्याम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रयागराज में और उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही उन्होंने बोट के माध्यम से, आप सुन पा रहे हैं घनश्याम? जी सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। आप जी, तो प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा रहा बहुत ही कम समय का रहा, क्योंकि 10 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आ गए हैं प्रयागराज और उसके बाद जो है वो बमरौली हवाई अड्डे पे उतरे हैं, जहां उनका स्वागत जो है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और तमाम नेताओं ने किया है। और उसके बाद वो अराइल स्थित हेलीपैड आए हैं सेना के हेलीकॉप्टर से। उसके बाद जो है वो बोट से जो है संगम गए हैं, जहां जमुना जी का पूरे जमुना नदी का सैर भी किया है उन्होंने। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री से जो है पूरी जानकारी लेते रहे हैं और जायजा लेते रहे हैं मेले के विषय में और उस दौरान जो हादसा हुआ उसके विषय में। जी घनश्याम, अगर इस वक्त बात करें, आवाज पहुंच पा रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल पहुंच पा रही है आप। ठीक है। अगर इस वक्त बात करें तो कुंभ में कुछ जिस तरीके से अप्रिय घटनाएं कुंभ के दौरान हुई, उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष दिशा निर्देश वहां पर दिए हैं? जी, अभी तक जो है वो जायजा लेते रहे और जानकारी लेते रहे घटनाओं की लगातार, क्योंकि उस बोट में जिससे वो जमुना नदी सैर कर रहे थे उसमें जो है सिर्फ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे। और इस दौरान जो है बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम की और मेला की व्यवस्थाओं को लेकर वो निश्चित तौर पे जायजा लेते रहे और जानकारी लेते रहे। ठीक है घनश्याम, अगर बात की जाए तो अब क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में अब कुछ वक्त बचा हुआ है, ऐसे में जो श्रद्धालुओं की संख्या थी शुरुआत में और इस वक्त क्या संख्या में इजाफा हुआ है? और जो ये घटना हुई थी उस घटना के बाद क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है या फिर उत्साह बरकरार है? जी, जहां तक आपको बता दें कि उस दिन की घटना, जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, उस दौरान जो है कुछ देर के लिए तो अफरा तफरी मची, लेकिन के बाद प्रशासन ने जिस युद्ध स्तर पे और शासन ने युद्ध स्तर पे जो है बिल्कुल मेला क्षेत्र में जो काम किया और व्यवस्थाएं को पुनः जो है उसी स्तर पे ला दिया, तो उसके बाद से एक भय का माहौल तो रहा। निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि श्रद्धालुओं की संख्या कुछ घटी, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार जारी है और मेला क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं जो है पुनः उसी तरह कायम है जैसे भगदड़ के पहले थी। घनश्याम, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, हम किसी भी राज्य के अगर पिछले आंकड़ों को उठा दें तो वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है और एक बड़ा मैसेज होता है कि प्रधानमंत्री का उस जगह पर जाना जहां पर लोग तमाम माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया का ही माध्यम हो, इस बात को देख रहे हो, तरह तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मैसेज है कि सब कुछ ठीक है और आस्था के इस सैलाब में आप भी आइए। जी बिल्कुल, आज उन्होंने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पे उन्होंने लिखा भी है कि मैं जो है प्रयागराज आया और इस शुभ अवसर पे जो है महाकुंभ के शुभ अवसर पे मां गंगा में स्नान किया तो मैं धन्य हो गया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है पूरे श्रद्धालुओं के लिए भी लिखा है कि आप भी आइए और स्नान कीजिए और हर हर गंगे करके प्रयागराज से जाइए। और जहां तक आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आए तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई और लगातार उनके स्नान का क्रम भी जारी रहा। और श्रद्धालु जो है प्रधानमंत्री को देखकर और प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया हाथ मिलाकर और नारा भी लगाया। जी ठीक है घनश्याम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।